नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। आज दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक तकरीबन 75 मिनट तक नरेंद्र मोदी फोन पर थे। दिल्ली के एक वर्कर से वो बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली जीतने का मंत्र आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया और मोदी ने दिल्ली के लिए अपना एक अनुमान भी बताया। नरेंद्र मोदी 8 फरवरी के नतीजे को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि दिल्ली इस बार जीती जा सकती है। याद कीजिएगा, नरेंद्र मोदी की पार्टी पिछले 27 साल से दिल्ली जीत नहीं पाई है। उत्तर भारत में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी 1998, 2003, 2008, 13, 2015, 2020 लगातार 6 चुनावों में फेल हुई है। बीजेपी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव जीत जाती है, एमसीडी का चुनाव भी जीत जाती है, लेकिन विधानसभा का चुनाव बार बार हारी, लगातार हारी। अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली में घूम घूम कर दावा कर रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी हारेगी और 2020 से ज्यादा बुरी तरह हारेगी। तो फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसी क्या कैलकुलेशन लगाई है? मोदी ने पब्लिक के बीच जाकर ऐसा क्या फॉर्मूला निकाला है जिससे दिल्ली जीती जा सकती है? प्रधानमंत्री से फोन पर हुई बातचीत इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का सर्वे कर लिया है। एक फोन कॉल पर मोदी ने कौन सी चौंकाने वाली बात कह दी है? 8 फरवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? मोदी को क्या पता चला है? फोन पर मोदी ने क्या कहा है? मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो दिल्ली में क्या करने वाले हैं? मोदी को क्यों लग रहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली जीतने वाले हैं? आखिर ऐसी कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट मोदी को मिली है? फोन पर मोदी ने दिल्ली की कौन सी फीडबैक दी है? नरेंद्र मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट बटोरेंगे, पूरी ताकत एक एक वोटर पर लगाएंगे, हर बूथ में 20 कार्यकर्ताओं की टोली लगाएंगे, 2-2 कार्यकर्ताओं की टीम से 10-10 परिवारों को फोकस कराएंगे। दिल्ली के लिए मोदी ने कौन सा माइक्रो मैनेजमेंट किया है? ऐसा करोगे तो जीत जाओगे, ऐसा करोगे तो 50% से ज्यादा वोट पाओगे। दिल्ली में क्या करना है, कैसे कैसे करना है, नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को कैसा होमवर्क दिया है? दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ हैं, कुल 256 वार्ड्स हैं। मोदी ने एक फोन कॉल से सबको कनेक्ट कर लिया और 8 फरवरी को नतीजा इन शब्दों में डिक्लेयर कर दिया। हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, और इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है, उनकी दुआएं लेनी है, और इसलिए विजय ही नहीं लेकिन 50% से ज्यादा वोट वाला बूथ का विजय। मोदी जीत का क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि दिल्ली जीतना 2025 में उनके लिए सबसे मुश्किल काम है, सबसे टफ असाइनमेंट है, और इसकी एक वजह है। बीजेपी को दिल्ली में 1998 से जीत नहीं मिली है। तब से लेकर अब तक दिल्ली में 6 विधानसभा चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी। ये वही दिल्ली है जहां पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती हैं, लेकिन 1998 से 2020 तक दिल्ली के 6 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 100 विधायक ही जीत पाए। अब ऐसे में सवाल है कि 8 फरवरी को दिल्ली जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कौन सा प्लान लेकर आए हैं? मोदी के इस प्लान का नाम है बूथ जीतो, चुनाव जीतो। 24 के लोकसभा चुनाव में इसी प्लान की बदौलत मोदी ने दिल्ली की 7 सीटें लगातार तीसरी बार जीती, और अब वो इसी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिपीट करना चाहते हैं। दिल्ली के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता की क्या ताकत है, ये किसी से छुपा नहीं है।
इस बार आपने दिल्ली के हजारों बूथ जीते, तब जाकर 7 सीटों पर भाजपा विजयी हुई है। मोदी का बूथ जीतो वाला ये मंत्र दिल्ली चुनाव में जीत की 100% गारंटी कैसे देगा? मोदी की बूथ वाली स्ट्रेटजी से दिल्ली में बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ेगा? आज इसी को डिकोड करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए मोदी ने बीजेपी की टीम 27 को मैदान में उतारा है, जिसमें 27 बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। मोदी ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक टीम 27 के हर मेंबर को 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें हर सीट पर राजनीतिक और चुनाव प्रबंधन की रणनीति तय करने का टास्क सौंपा गया है। बीजेपी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों को भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी है। मनसुख मांडविया शकूर बस्ती और मादीपुर सीट संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश का टास्क मिला है। पीयूष गोयल के पास दिल्ली कैंट और वजीरपुर का जिम्मा है। गजेंद्र सिंह शेखावत नरेला और बवाना में मोर्चा संभालेंगे। भूपेंद्र यादव को महरौली और बिजवासन सीट पर एक्टिवेट किया गया है। अनुराग ठाकुर के पास मुस्तफाबाद और करावल नगर की सीटें हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है। दिल्ली के लिए अपनी टीम 27 को मोदी का क्लियर मैसेज है, चिंता मत करो, चेहरा कौन है, हर कोई अपना अपना टास्क देखो। मोदी के नाम की चिट्ठी लेकर जाओ, वोटर्स तक पहुंचाओ और बूथ बूथ पर कमल खिलाओ, झाड़ू को हटाओ। मोदी ने जो टास्क अपनी टीम को सौंपा है, दिल्ली जीतने के जो टिप्स दिए हैं, उसके सेंटर में 50% से ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल करना है। 2020 के चुनाव में 70 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और तब सिर्फ 5 विधानसभा सीटें ही ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% या उससे ज्यादा वोट मिले थे। गोंडा में 57.8%, करावल नगर में 50.7%, रोहिणी में 54%, रोहतास नगर में 52.1% और विश्वास नगर में 52.9% वोट बीजेपी को मिले थे। अब की बार मोदी 5 नहीं 70 की 70 सीटों पर बीजेपी का ग्राफ 50% वोट शेयर से ऊपर ले जाना चाहते हैं और यह तभी होगा जब बूथ बूथ बीजेपी मजबूत होगी। और इसके लिए मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन पर क्या टिप्स दिए हैं, आपको सुनाते हैं। हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, और इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है, उनकी दुआएं लेनी है। और इसलिए विजय ही नहीं लेकिन 50% से ज्यादा वोट वाला बूथ का विजय। क्या पूरी शक्ति एक एक मतदाता पर केंद्रित करिए। हर बूथ में 10 कार्यकर्ता, 15 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता की टोली बनाइए। 2-2 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाइए। हर टीम को 10-10 परिवार का जिम्मा दे दीजिए और अब 5 फरवरी तक उनको उस 10 परिवार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता पक्के निर्धार के साथ निकल पड़ी है। साथियों, आपको 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने जो आप पार्टी ने आपदा से, मुसीबतों से, संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। बूथ मैनेजमेंट के दम पर चुनाव जीतना, यह नरेंद्र मोदी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मोदी के इस फॉर्मूले में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बूथ लेवल वर्कर्स हैं, इस फॉर्मूले में नुक्कड़ सभाएं हैं, पर्सनल फोन कॉल्स हैं
और सबसे बड़ी बात, इसमें बीजेपी के वर्कर्स और वोटर्स से नरेंद्र मोदी का पर्सनल कनेक्ट है। मोदी इस फॉर्मूले से कैसे जीतते हैं, इसे भी कुछ उदाहरण से समझिए। पहला एग्जांपल, 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव, जिसमें 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स, 40 लाख बूथ लेवल के वर्कर्स के दम पर बीजेपी ने 64,523 बूथ पर एक एक वोटर से कनेक्ट किया। तब बीजेपी ने मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया, 95 लाख से ज्यादा वोटर्स को कनेक्ट किया, 68 लाख यूनिक मेंबर बनाए, 17 लाख नए मेंबर बनाए। एंड रिजल्ट ये रहा कि एमपी में बीजेपी बम्पर बहुमत लेकर आई। दूसरा एग्जाम्पल 2023 का ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है। यहां भी बूथों पर माइक्रो मैनेजमेंट करके, कमजोर बूथों का चयन करके, वोटिंग वाले दिन एक बूथ पर 30 वर्कर्स को एक्टिवेट करके बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तीसरा एग्जाम्पल 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव है। यहां भी मोदी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा, ग्राउंड स्ट्रेटजी बनाई, आरएसएस की लोकल यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया, ग्रामीण वोटर्स तक आउटर रीच प्रोग्राम चलाया, हर जिले में 150 वॉलंटियर्स को लगाया। नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। मोदी की बूथ वाली स्ट्रेटजी जीत की गारंटी होती है, और इस गारंटी को समझना है तो 24 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी देखिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटकों के बावजूद मोदी ने अपना बूथ मजबूत करके महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। वो कैसे किया, अब ये समझिए। तब बीजेपी ने उन 80 सीटों को सेलेक्ट किया जहां पूर्व के चुनाव में बीजेपी को 3 या 4% के वोट स्विंग से जीत या हार मिली। बीजेपी ने ऐसी सीटों पर पोलिंग बूथ को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा। इसमें भी बी कैटेगरी पर फोकस किया गया, जहां वोटर्स के बदलते हुए माइंड का एनालिसिस किया गया, और फिर ऐसे 12,000 बूथ की पहचान कर काम शुरू किया गया। सोचिए, महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ्स थे, लेकिन बीजेपी का फोकस 12,000 बूथ्स पर ही था। एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद रिसोर्स और मोबिलाइजेशन किया गया। 200 कॉलर्स वाले 5 कॉल सेंटर बनाए गए। 1000 कॉलर्स को 10 से 12 बूथ पर ग्राउंड लेवल वर्कर से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया। इतना इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद, ग्राउंड लेवल की स्ट्रेटजी बनाने के बाद नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव में उतरते हैं, तभी तो बार बार चुनाव जीतते हैं। दिल्ली के लिए भी मोदी ने सॉलिड होमवर्क किया है, सॉलिड टीम बनाई है। दिल्ली में दलित समाज के साथ बीजेपी नेताओं की करीब 4500 छोटी बैठकें हो चुकी हैं। मुस्लिम समाज के साथ 1700 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अलग अलग तबकों की महिलाओं के साथ भी 7500 बैठकें हो चुकी हैं। आरएसएस भी दिल्ली में ग्राउंड लेवल पर अपना काम शुरू कर चुका है। इस टीम के दम पर, इसी स्ट्रेटजी के दम पर मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में जीत रही है। दिल्ली में जहां भी भाजपा कार्यकर्ता जा रहा है, वहां दिल्ली के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उत्साह से उनके साथ विकसित दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। वहीं आपने जो आपदा का संकट ढाया है, उनको लोग पहचान गए हैं। पहले जो आप वाले लगते थे, वो अब आपदा वाले लगते हैं, और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वादे याद कराते हैं, दुर्दशा की लिस्ट दिखा रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है। दिल्ली में बैकएंड पर एक टीम काम करेगी और फ्रंट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप मोर्चा संभालेगी। अगले 10 दिनों में मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब दिल्ली के दंगल में ग्राउंड पर उतरेंगे। नरेंद्र मोदी खुद 3 रैलियां करेंगे, अमित शाह और जेपी नड्डा 18 से ज्यादा रैलियां करेंगे, योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे, और सबके टारगेट पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ही होंगे। इसका हिंट मोदी ने खुद अपने फोन कॉल में दे दिया है। ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई, और इतने डरे हैं कि रोज उनको
एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। एक भी ऐसा नागरिक ना हो जिसके मोबाइल में इनके झूठ की सारी वीडियो पहुंची ना हो, खुद उन्हीं के मोबाइल में पहुंचाइए, वहीं उनके सामने लेकर के उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए जी और उनको कहिए कि आप समय निकाल के पूरा परिवार देखिए। और हमारा कुछ नहीं है, उनके ही शब्द हैं। उन्होंने 5 साल पहले बोला क्या, आज क्या बोल रहे हैं, 7 साल पहले बोले क्या, आज क्या बोल रहे हैं, 9 साल पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं। दुनिया तुरंत समझेगी। भाजपा के बूथ कार्यकर्ता पर इनकी पोल खोलने की बड़ी जिम्मेदारी है और सबूत के साथ खोलना चाहिए। आपके मोबाइल में सब वीडियो होंगे तो आप सबूत के साथ बता सकते हैं। आपको मालूम है, ये नए नए जब आए तो लोगों को कहते थे कि वीडियो बनाओ, और शीला दीक्षित के कोई भी लोग आते हैं पैसे देते हैं तो वीडियो बनाओ। आज वो बोलते ही नहीं है, वीडियो का नाम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पाप खुल करके मोबाइल फोन में चमक रहे हैं। जब बूथ बूथ पर काम होता है तब बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता है। अपने कार्यकर्ताओं को मोदी का मैसेज भी यही है, सारी ताकत लगा देनी है, दिन रात एक कर देना है, हर वर्ग के वोटर से कनेक्ट करना है। मोदी सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ बूथ तक पहुंचने को ही नहीं कह रहे, वो तो बाकायदा झुग्गी झोपड़ी वालों से लेकर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को भी अभी से मैसेज भिजवा रहे हैं कि सबको बोल देना, मोदी ने कहा है, काम हो जाए। हमारे झुग्गियों में ऑटो के अलावा ई रिक्शा वाले भी काफी रहते हैं और उन लोगों का बार बार मुझे सुझाव दिया जाता है। और जैसे ऑटो और टैक्सी के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो क्या हम ई रिक्शा वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मेरी तरफ से कह दीजिए, मेरी तरफ से कह दीजिए, जो ऑटो वालों के लिए है वो ई रिक्शा वालों को भी मिलेगा। आप मेरी तरफ से बता दीजिए। ये दिल्ली भाजपा के लोगों से मैं बात कर लूंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि भाई ये छूट गए हैं, इनकी चिंता करो, और जरूर दिल्ली भाजपा के लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। मतलब साफ है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। मोदी ने फुल कॉन्फिडेंस में फोन पर कह तो दिया है, मगर क्या सच में दिल्ली में कमल खिलने वाला है? इसका खुलासा तो 8 फरवरी को ही होगा। प्रयागराज महाकुंभ से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे हर सनातनी लंबे समय तक याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज त्रिवेणी में स्नान किया। ब्राह्मण, राजपूत, दलित, राजभर, नोनिया, निषाद, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, मुसलमान, सब धर्मों और जातियों के मंत्रियों ने योगी के साथ आस्था की डुबकी लगाई। संगम में सनातनी एकता का संगम दिखा, कहीं जाति का कोई भेद नहीं। सभी लोगों ने योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से ही पीडीए वाला नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन असली पीडीए क्या होता है, लोगों ने महाकुंभ में इसे आज देख लिया। आज संगम में जो तस्वीरें दिखी हैं उसका असर 2025 में ही नहीं, 2027 में ही नहीं, बल्कि 2029 और उससे भी आगे नजर आने वाला है। योगी ने मां गंगा को साक्षी मानकर क्या फैसला किया, गंगा जल हाथ में लेकर योगी ने क्या प्रण लिया, देखिए पूरी रिपोर्ट। योगी ने अपने 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सभी मंत्री मौजूद रहे।
योगी आदित्यनाथ का यह स्नान संगम पर हुआ और यहीं असली पॉलिटिकल संगम भी दिखा। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन असली पीडीए महाकुंभ में मौजूद था। इन तस्वीरों में वो सब दिख रहा है जो आप देखना चाहते हैं। प्रयागराज से जो तस्वीर आई है, उनका मैसेज पूरे इंडिया के कोने कोने तक गया है। कुंभ से शायद ही पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। योगी आदित्यनाथ के एक एक मंत्रियों को देखिए, उनकी जाति को जानिए, आपको समझ में आ जाएगा कि असल में पीडीए कहां है। योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रजेश कुमार पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सिख समुदाय के बलदेव सिंह औलख, अनिल राजभर, जयवीर सिंह, नंद गोपाल नंदी, जसवंत सिंह सैनी, कुंवर ब्रजेश सिंह, दारा सिंह चौहान, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दानिश अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम। योगी कैबिनेट की इस डुबकी में जाति का भेद नहीं है, एकता का समावेश है। यूपी नहीं, पूरे भारत को विराट संदेश है। योगी के साथ संगम में हर जाति के मंत्रियों ने डुबकी लगाई। त्रिवेणी की पावन धारा में ना कोई दलित दिखा, ना पिछड़ा और ना ही अगड़ा, ना सिख और ना ही मुस्लिम। योगी के साथ ब्राह्मण मंत्री भी थे, राजपूत भी थे, दलित थे, वैश्य थे, निषाद थे, राजभर थे, कुर्मी थे, मौर्य थे और मुस्लिम भी थे। हम कैबिनेट के लोग डुबकी लगाकर कहते ना कि जिन ढूंढा तिन पाए हैं गहरे पानी बैठ। आज मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से हम लोगों ने आनंद उठाया है गंगा के, तो कभी त्रेता में आनंद था, कभी अब आके आनंद आया है। और आज 18% मछुआ आबादी, पहले अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता था, पहले इन्हें कोई सम्मान नहीं, सम्मान इस छोटी जाति। लेकिन जब से मोदी जी ने जयकारा लगाया जय निषाद राज का, योगी जी ने कई बार जयकारा लगाया और डॉक्टर संजय को अपनी कैबिनेट पर रखा और निषाद राज का किला बनाया और पर्यटक स्थल घोषित किया। और ये गंगा को, जमुना का जो ये हमारा खुद के इस पर रहने वाले जो हमारे आज जीविका जिनकी इस मनाविक हैं, जो इस पर आधारित है, उन्हें आज के दिन पर्यटक स्थल घोषित करके आकर्षित करके इनकी रोजी रोटी को जिस तरीके से बढ़ाया है। पहले क्या था, मछली मारते थे, अब कम से कम लोगों को दर्शन कराते हैं, उस पर वो इनाम पाते हैं और घर ले जाते बच्चों का पढ़ाते लिखाते। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री सभी बराबर नजर आए। किसी भी तरह का कोई फासला नहीं था, सबने एक दूसरे के ऊपर संगम का पवित्र जल डाला। मुख्यमंत्री योगी के साथ सभी मंत्रियों ने अर्घ दिया। इन तस्वीरों से विरोधियों के लिए भी संदेश साफ था, जो यूपी में एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? योगी कैबिनेट का संगम में स्नान 27 का अनुष्ठान और 29 का महाअनुष्ठान है। इस स्नान से योगी ने देश भर के सनातनियों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यह संदेश है हिंदू एकता का। यूपी में अगला अर्धकुंभ 2031 में होना है, लेकिन 6 साल पहले आई इन तस्वीरों ने 2025, 26, 27, 28 और 29 तक की पॉलिटिकल लाइन खींच दी है, जिसका जवाब ना तो अखिलेश यादव के पास है और ना ही इसकी काट अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव से निकलने वाली है। यहाँ आज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की
मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े कड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया, तत्राभिषेकम यह कुर्यात् संगमे शंसित व्रतः तुल्यम फलम वाप्रोति राजसूया श्वमेधयो। एकता, समता और समरसता के महासमागम, भारतीयता और मानवता के महोत्सव महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती सभी का कल्याण करें। योगी ने अपने ट्वीट में भी एकता और समरसता का जिक्र किया, यानी योगी सनातनी आस्था को मजबूत और एकजुट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी नई सियासी लकीर तैयार कर रहे हैं जिसके सामने विपक्ष का टिक पाना बेहद मुश्किल होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने संगम के किनारे हर सनातनी विधि विधान का पालन किया। गंगा स्नान के बाद शास्त्रों में गंगा पूजा का विधान है। स्नान के बाद योगी और उनके मंत्री गंगा पूजा के लिए पहुंचे। योगी ने महाकुंभ के लोगों वाला भगवा गमछा धारण किया। गंगा पूजन के लिए संगम घाट पर बड़ा मंच बनाया गया था। योगी के दोनों तरफ उनके 2 डिप्टी बैठे। गंगा आचमन के बाद गंगा पूजा के लिए सबसे हाथ में गंगा जल और फूल देकर संकल्प करवाया गया। फिर गंगा पूजा की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा को दूध और जल चढ़ाया। पुष्प, कुमकुम, नैवेद्य, नारियल सब समर्पित किया गया और फिर गंगा आरती हुई। नमामि गंगे तव पादप कंजम सुरासुरय वर्णंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम भावनुसारेण सदा नारायणम। आज प्रयागराज में मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ विष्णुपदी मां गंगा का पूजन, अर्चन एवं आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय मां गंगे। सनातनी एक हैं, जाति का भेद नहीं है, स्टेटस का फर्क नहीं है। यह संदेश भी इसी महाकुंभ की धरती से योगी ने पूरे यूपी को दे दिया। जिस भंडारे में लाखों करोड़ों लोग जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी भंडारे में ही योगी भी खाना खाने पहुंच गए, वो भी पूरी कैबिनेट के साथ। प्रयागराज से बीजेपी मिल्कीपुर का उपचुनाव और दिल्ली का विधानसभा चुनाव कैसे साधने जा रही है, देख लीजिए। 1 साल पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक 365 दिन बाद योगी ने महाकुंभ में अपने मंत्रियों के साथ संगम स्नान किया। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी दिन दिल्ली की जनता नई सरकार चुनने के लिए वोट डालने निकलेगी। महाकुंभ से सनातनी आस्था का जो संदेश निकला है, वो यूपी के 18 करोड़ हिंदू, दिल्ली के 1.5 करोड़ हिंदू और पूरे देश के 110 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचा है। जब ये हिंदू वोट देने निकलेगा तो प्रयागराज महाकुंभ से आए इन तस्वीरों को जरूर याद करेगा, क्योंकि शब्द से ज्यादा तस्वीरें याद रहती हैं।
ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। बुधवार को यूपी की सरकार तीर्थ नगरी प्रयागराज से चली। त्रिवेणी में संगम स्नान और गंगा पूजन से पहले महाकुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के लोगों को बम्पर सौगात देने पर फैसला हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से कई योजनाओं का ऐलान किया। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जारी करेगा। युवाओं को योगी सरकार फ्री में लैपटॉप और टैबलेट देगी। यूपी में नई एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। बागपत, हाथरस और कासगंज में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। यूपी में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयागराज, विंध्याचल, वाराणसी और चित्रकूट में नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार होगा। गंगा एक्सप्रेस वे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के फैसलों का असर यूपी के हर रीजन में होगा। पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल रीजन के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोही होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव अभी तक प्रयागराज महाकुंभ नहीं आए हैं। संगम की जगह उन्होंने हरिद्वार में गंगा स्नान किया। अखिलेश महाकुंभ को लेकर लगातार सियासी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जब प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक हुई तो अखिलेश को धर्म की याद आ गई। उन्होंने योगी पर धार्मिक जगह जाकर सियासत करने का आरोप लगा दिया। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है। उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से जवाब मिल गया, लेकिन अखिलेश ने फिर से ट्वीट किया और लिखा कि त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहान का मान। देखिए, उनकी सरकार में भी कुंभ लगा था तो उन्होंने क्या किया था? वो राजनीति किए थे। ये व्यवस्था है, परंपरा है। जिसकी सरकार रहती है वो कुंभ का आयोजन करता है। उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी व्यवस्था कितनी है, वो कितने लोगों को बुला सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आज एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने पूरे भारत के लोगों के साथ साथ
पूरे दुनिया को न्योता दिया, वो कैपेसिटी है इस नाते दिया है, उनकी कैपेसिटी स्टेट की थी, इस नाते स्टेट के लोगों को बुला करके अपना कर लिए, इस नाते वो परेशान है कि दुनिया में पब्लिसिटी हो रही है, उत्तर प्रदेश का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, और जो एनडीए की सरकार है उसका नाम हो रहा है, इस नाते बेचारे चिंतित हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश और प्रदेश की जनता को निराश किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक भाव के साथ राजनीति की है, जो कि कहीं समाज को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा पुराना स्टाइल रहा है।